हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वीज़ एंड आइज़ की करंट अफेयर्स, जो आपकी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स है। और कल हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट किए थे, पर हम लोग 2-3 ही उसकी टॉपिक कंप्लीट कर पाए थे। तो आज मैं इंटरनेशनल रिलेशन पहले कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद हम लोग मूव ऑन होंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो जो भी सेक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको वीज़ा एंड आइज़ की इंग्लिश में लेसन चाहिए तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। और एक चीज़ और कि वीज़ा एंड आईएएस में आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स नहीं दिखेगी। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी मेरे कोर्सेज है, आपको अनअकैडमी में फॉलो करना होगा। मैं वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेती हूँ। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप ले सकते हो, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है कि आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्लाइमेट चेंज जैसी देख सकते हो, या फिर आप अगर कोई भी पॉल्यूशंस वाली देख सकते हो, एयर पॉल्यूशंस, तो ये सारी आपकी ज्योग्राफी में भी आती है, करंट इन्वायरमेंट में भी आती है। लेकिन इन्वायरमेंट में हर कुछ इसमें कंप्लीट नहीं कवर नहीं किया जाता है, कुछ टॉपिक रह जाती है। तो इसलिए मैं वहाँ पे ज्योग्राफी पे अलग से करंट अफेयर सीरीज चला रही हूँ, तो आप उसको भी देखिए, साथ ही साथ आपका ज्योग्राफी सेक्शंस भी कंप्लीट होते जाएगी। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी खुद की लेसन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग 2.2 तक यानी 2 टॉपिक हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 2.3 से चलेंगे। ये है गिलगित बल्तिस्तान इशू। ओके, तो गिलगित बल्तिस्तान इशू जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये न्यूज़ में हमेशा रहती है। लेकिन इस बार हम लोग देखते कि न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि इंडिया ने समन किया था पाकिस्तानी डिप्लोमेट को, और यहाँ पे उन्होंने प्रोटेक्ट की थी कि एक रिसेंट ऑर्डर जो दिया गया था ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसके अगेंस्ट में जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए इंडिया ने बुलाया था पाकिस्तानी डिप्लोमेट को। ओके, तो ये क्या बातें थी अब देख लेते हैं। जो पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ की ऑर्डर दी गई थी कि जो जुरिस्डिक्शन है और जो पावर है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी इसको बढ़ाया जाए। तो जो कोर्ट है ना, उन्होंने कहा था फेडरल गवर्नमेंट को जो पाकिस्तान में है कि वो एक तरीके का न्यू लॉ बनाए जिसमें कि वो ग्रांट करे मोर राइट्स जो कि गिलगित और बल्तिस्तान लोगों को मिल सके, जिसमें फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स भी हो, और जो भी पीपल्स जो गिलगित बल्तिस्तान रीजन में रहते हैं यानी पाक ऑक्यूपाइड रीजन में है वो, तो उसकी राइट्स उसको मिल सके। तो ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट के, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ऐसा कहा था। तो अब इसमें इंडिया की स्टैंड अगर देखें तो जो रीजन है वो अभी भी एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, और इस तरीके की ऑर्डर देना जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, तो ये इंटरफेयर कर रहा है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स को। ओके, तो यानी हमारी पाक ऑक्यूपाइड रीजन तो वो है ही, लेकिन फिर भी वो हमारे इंटीग्रल पार्ट है ना। तो इंटीग्रल पार्ट में कैसे किस तरीके से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट जो है एक तरीके का लॉ बनाए जो कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को वहाँ पे राइट देने का बात हो। ओके, तो ये कैसे कर सकती है, इसलिए इंडिया जो है वहाँ पे उनको समन किए। अब आप देख सकते हो मैप में, पहले देख लो, ये हमारा पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर वाली रीजन है, और ये जो आप रेड वाली देख रहे हो ना, ये पाक ऑक्यूपाइड रीजन है। ये पूरी तरीके से, ओके मैं यहाँ फिर से दिखाती हूँ, ये पूरी तरीके से पाक ऑक्यूपाइड रीजन है, लेकिन यहीं पे आपका गिलगित बल्तिस्तान देखने को मिलेगा। तो गिलगित बल्तिस्तान जो है ये तो हमारे टेरिटरी के अंदर है ना। ये हालांकि इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कर चुके हैं इस स्पेस को, लेकिन फिर भी इनकी पीपल्स को राइट दिलाने का हक हमारा है, पाकिस्तान को नहीं है। ओके, तो अब कुछ इस रीजन के बारे में देखते हैं जिसको जीबी रीजन भी कहा जाता है। तो ये रीजन जो है ना, ये आपका पार्ट है, जो भी प्रिंसली स्टेट थे जम्मू कश्मीर के, तो उनके ये पार्ट थे। लेकिन अगर हम लोग देखें कि पाकिस्तान की जो कंट्रोल है ना, वो 4 नवंबर 1947 से है इसमें, जो कि कश्मीर लोग जब इसमें इन्वेड किए थे, इसके अंदर जब प्रवेश किए थे ट्राइबल मिलिटेंट्स के साथ और पाकिस्तानी आर्मी के साथ, तो जो ये रीजन है ना, इसका फिर से रीनेम कर दिया गया और इसको दिया गया नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान। ओके, पहले इसकी नाम जो थी वो आपको देखने को मिलेगा, ये जम्मू एंड कश्मीर की पार्ट थी, लेकिन बाद में फिर ये आपका पाकिस्तान कंट्रोल के अंदर आ गया, और उसके बाद अब इसको नाम दिया गया नदर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान, और इसको डायरेक्ट कंट्रोल में दिया गया है इस्लामाबाद के अंदर। और जो नदर्न एरिया है ना, वो आपका डिस्टिंक्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया से, जो कि आपका पार्ट देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर का है, और यहाँ पे पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर के नाम से कहते हैं। जो नदर्न एरिया है वो आपका मोर देन 6 टाइम्स जो है वो आपका पाक ऑक्यूपाइड रीजन के साइज का है, यानी ये जो नदर्न एरिया है वो आपका पाक ऑक्यूपाइड रीजन से ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हम लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात देखें तो यहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान जो रीजन है, यहाँ पे एम्पावरमेंट दिया गया है और सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर दी गई थी अगस्त 2009 में। और जो नदर्न एरिया है ना, वो आपका जाना जाने लगा गिलगित बल्तिस्तान के रूप में। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है 2018 में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कि जितनी भी डिस्प्यूट रीजन है ना पाक ऑक्यूपाइड रीजन में, यानी ये 5th प्रोविंस हो गई, तो उसके डिस्प्यूट रीजन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। अगर बलूचिस्तान की बात करें, खैबर
और पंजाब और सिंध की बात करें तो ये भी इस चारों रीजन के अंडर में है। यानी 4 आपका यही हो गई, बलूचिस्तान, खैबर, उसके बाद पाकिस्तान, सिंध, और पश्चिमी कौन सी है तो 5th है आपकी गिलगित बल्तिस्तान। ओके, तो ये पांचों आपकी जो है डिस्प्यूटेड एरिया है जिस पे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है 2018 में। अब करेंट स्टेटस क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पे इलेक्टेड असेंबली है और काउंसिल है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के द्वारा हेड किया जाता है। ये जो काउंसिल है ना, इसमें पावर हो, कंट्रोल हो, या कोई भी रिसोर्सेज की, रेवेन्यू की जो इस रीजन से आती है वो सारी इस काउंसिल के अंडर में है। अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो इसको जो है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन नहीं दिया गया है, ना ही ये इंडिपेंडेंट है, ना ही ये कोई भी प्रोविंशियल स्टेटस इसको दिया गया है। तो इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इसको एज ए सेपरेट जोग्राफिकल एंटिटी जो पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है, तो उस तरीके से आज भी इसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझते हैं। स्ट्रैटेजिक अगर लोकेशन आप देखोगे तो जीबी जो है वो आपका इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सेंट्रल एशिया में और चाइना में। एक बार आप देख लो, ये जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये सब कॉन्टिनेंट है। यहाँ आपका इंडिया हो गया, यहाँ आपका चाइना हो गया, उसके बाद किस रीजन की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपका जो है सेंट्रल एशिया, यस करेक्ट, यहाँ पे आपका सेंट्रल एशिया हो जाएगा। ओके, तो ये तीनों रीजन के साथ इसकी जोग्राफिकल लोकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लार्ज टेरिटरी की बात करें, जो टेरिटरी है जीबी की वो आपका 5 टाइम्स लार्जर है आज़ाद कश्मीर से, और यहाँ पे 2 जो है वो आपको इतनो जोग्राफिकली जो डिस्टिंक्ट टेरिटरीज़ है वो भी यहाँ पे है, जैसे कि बल्तिस्तान भी है जो कि आपका लद्दाख का पार्ट है, और गिलगित है। 2 आपका जो है यहाँ पे इतनो जोग्राफिकल डिस्टिंक्ट है। अगर वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो जीबी जो है वो सिग्निफिकेंट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर और जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसके कारण। अगर यहाँ पे पाकिस्तान की इंट्रिंग से पहले देखेंगे तो इंडस रिवर जो थी वो आपका जीबी से होकर पास करती थी। अगर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर की बात करें जिसमें बीट्री कंटेस्टेड सियाचिन जो ग्लेशियर है वो भी आपका जीबी के ही लोकेशन में लोकेटेड है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इंडस रिवर का, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनर्जी सिक्योरिटी में। अब कुछ हम लोग इंडिया की कंसर्न देखते हैं जो इस रीजन में है। सबसे पहला है कश्मीर इशू है, दूसरी है चाइनीज़ इंटरफ्रेंस। तो कश्मीर इशू क्या है कि चाइना जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट करती है एक पॉसिबल मर्जर जो कि जीबी का देखने को मिलता है पाकिस्तान के साथ, और ये फंडामेंटली जो है ना ये नेचर को अल्टर करती है। ओके, जो सो कॉल्ड कश्मीर डिस्प्यूट है ना उसके नेचर को अल्टर करती है, क्योंकि जीबी जो है ना वो आपका पार्ट देखने को मिलता है, पहले ये पार्ट था जम्मू कश्मीर का। चाइनीज़ इंटरफ्रेंस की बात करेंगे आप तो चाइना और पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से रीजन से होकर गुजरती है, जो इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं है। और इंडिया जो है उनको ऐसा लगता है कि उनकी सॉवरेनिटी हर्ट हो रही है, उनकी इंटीग्रिटी उनकी इंटीग्रल पार्ट से अगर होके कोई पास कर रहा है तो ये इंडिया को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, और इंडिया जो है इसलिए इंडिया जो है इन सारे प्रोजेक्ट पर कॉपरेट नहीं करती है। नेक्स्ट हम लोग अपनी टॉपिक देखते हैं 2.4 ड्राफ्ट इमिग्रेशन बिल। तो रिसेंटली ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये प्रपोज किया है कि वो कुछ इमिग्रेशन बिल 2019 को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, जिसके थ्रू जो है वो रिप्लेस कर सके जो आज की डेट में 1983 की लॉ चल रही है, इमिग्रेशन एक्ट। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं। एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन, ओके, और एक होता है माइग्रेशन। तो इन तीनों के बीच में पहले आप डिफरेंस समझिए। जो माइग्रेशन होती है, माइग्रेशन मीन्स आप जो है टेम्पररी बेसिस पे किसी रीज़न की वजह से एक जगह दूसरे जगह चले जाते हो। ओके, यानी आप अगर पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आप सिर्फ एजुकेशन के लिए एक जगह अपने होम टाउन को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो, यानी पर्पसफुली, तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। अगर माइग्रेशन देखो तो पर्पस के लिए भी होता है, बिना पर्पस के। कुछ जो है माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं, यानी वो उड़ के कुछ पर्टिकुलर सीजन में वो दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, तो उनको भी हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ओके, तो ये बस आपका माइग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन, जो यहाँ पे इमिग्रेशन बिल है, इमिग्रेशन बिल कहने का मतलब कि आप एक कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में रहने के लिए चले गए, परमानेंटली गए, टेम्पररी गए, इट डजेंट मैटर, लेकिन हाँ अपने एक इंडिया को छोड़कर आप जो है कैलिफोर्निया रहने चले गए, तो वो आपका हो गया इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन जिसमें कि हम लोग IMMI करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में परमानेंटली सेटल हो गए, रहने चले गए, तो उस हिसाब से आपको इमिग्रेशन कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन मतलब कि एक कंट्री को छोड़कर आप दूसरी कंट्री में रहने चले गए, बस इस तरीके। इसके लिए जो है इस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बिल को
अमेंडमेंट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में देखते हैं जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स एक्सटेंड किया गया था, सारे मैटर जो भी आपका जो इंडिया की इमिग्रेशन है ना उनसे रिलेटेड जो थी वो आपका इमिग्रेशन एक्ट 1983 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कंटेक्स्ट देखने को मिलेगी जो लार्ज स्केल में है। हमारे इंडियन वर्कर्स जो है वो लार्ज स्केल में इमिग्रेट करते हैं गल्फ़ रीजन में, यानी यहाँ से हमारे कंट्री को छोड़कर वो गल्फ़ रीजन में जाते हैं। आप देखते होंगे कि काफ़ी वर्कर्स जो है इंडिया को छोड़कर वो सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, यूएई चले जाते हैं वर्क करने के लिए। ओके, तो जो वो छोड़ देते हैं हमारे कंट्री को और दूसरे कंट्री में रह लेते हैं, तो वो यहाँ से क्या हो गए, इमिग्रेट कर गए। ओके, तो यहाँ पे अब इस तरीके के न्यू एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी ये देखते हैं। जो लिमिटेशन था इमिग्रेशन एक्ट 1983 का, इसमें कुछ टाइम मैनिफेस्ट था, जैसे कि आपका कुछ सब ऑप्शनल यूटिलाइजेशन हो रहा था, जितने भी अभी एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज है ना उनकी यूटिलाइजेशन हो रही थी। जो इलीगल एजेंट है उनके प्रोसिक्यूशंस में डिले हो रहा था, देर हो रहा था। लेजिस्लेटिव प्रोविजंस देखोगे तो उसमें भी कमी है। तो ये सारे इफेक्टिव फ्रेमवर्क नहीं थे इस प्रोग्राम के तहत, और यहाँ पे वेलफेयर और प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा था जो भी माइग्रेंट वर्कर है। ओके, अगर और बात करें तो अगर हम लोग ओवर द ईयर अगर साल पर साल देखें तो जो नेचर है, पैटर्न है, डायरेक्शन है, जो वॉल्यूम है माइग्रेशन की, वो आपका शिफ्ट होते हुए दिख रही है, यानी ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी कंट्री से लोग हमारे कंट्री में आके रह रहे हैं और हमारी कंट्री से लोग दूसरे कंट्री में जाकर रह रहे हैं। ओके, तो ये जो शिफ्टिंग है ना ये कुछ ज़्यादा होते जा रहा है, और लार्ज स्केल जो माइग्रेशन का ना वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमारी जो स्किल्ड प्रोफेशन है ना वो डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा देखने को मिल रही है। यानी हमारे जो स्टूडेंट है हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। अगर कुछ साइलेंट फीचर्स हम लोग इस डेवलपमेंट की देखें या इस बिल की देखें जो साइलेंट फीचर्स है, तो यहाँ पे इमिग्रेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी जो बिल है इसमें प्रपोज किया गया है कि एक मल्टी मिनिस्ट्री EMA यानी आपका इमिग्रेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया जाएगा, जो कि इंश्योर करेगी कि जितनी भी वेलफेयर और जो इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्शन देनी है उसके हित के लिए जो काम करनी है वो सारी काम किया जाएगा इस मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पे जो है सारी अथॉरिटी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे पॉलिसी को गाइड किया जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू को देखा जाएगा, और जो इमिग्रेंट मैनेजमेंट चीज़ें हैं ना सारी मैटर से रिलेटेड वो भी देखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इस बिल में अगर फीचर्स की बात करें तो ये है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो ये ब्यूरो है ना ये टेक केयर करेगा आपका डे टू डे जो ऑपरेशनल मैटर्स होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है जिसमें भी आपका इमिग्रेशन रिलेटेड इश्यूज़ है और जो वेलफेयर और प्रोटेक्शन किया जा रहा है इंडियन नेशनल का जो कि अब्रॉड में रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन और इंटिमिडेशन की बात करेंगे तो इस बिल में जो है मैंडेटरी किया गया है कि आपको रजिस्टर करना ही है, और सारे इंडियन नेशनल्स के जितने भी कैटेगरी है उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, जितने भी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। यानी अगर आप अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं तो यानी आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, या तो उन सारे स्टूडेंट को भी रजिस्टर करना होगा जो हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को और स्टूडेंट इनरोलमेंट एजेंसी जो कि मैंडेटरी किया गया है। ओके, और सब एजेंट वर्किंग की बात करें तो वो भी आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ ही होगा, और यहाँ पे जो है जितनी भी इस प्रपोज्ड बिल में जितनी भी बातें रखी गई है उन सबके अंदर में इसको काम किया जाएगा। वेलफेयर और प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो इस बिल में आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस दिया गया है, यानी आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशंस भी है, स्किल अपग्रेडेशंस भी करा सकते हो, लीगल असिस्टेंस भी ले सकते हो, माइग्रेंट रिसोर्सेज सेंटर्स भी है और हेल्प डेस्क भी है, यानी आपको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। अगर ऑफेंस और पेनल्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है जो भी अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की इंसिडेंट जो है इंक्रीज़ हो रही है, इलीगल रिक्रूटमेंट इंक्रीज़ हो रही है, इलीगल जो ट्रैफिकिंग है ड्रग्स का वो भी बढ़ रहा है। इलीगल कहने का मतलब लॉ के अगेंस्ट में गलत तरीके से छुप छुपा के चोरी करके अगर आप ड्रग्स की जो है ट्रैफिकिंग कर रहे हो, तस्करी कर रहे हो, ह्यूमन बींग की तस्करी कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आज की डेट में बढ़ रही है। तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑफेंडर्स जो है जितने भी अपराध है वो सारे जो है इनको पकड़ा जाएगा, और पकड़ के जो है उनको जो है बिना किसी ड्यू प्रोसेस से उनको यहाँ पे पेनल्टीज़ मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे उनके लिए एक कड़ी पनिशमेंट भी दिया गया है जो भी अपराध करेंगे विमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट में। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इशू जो है वो इंडियन माइग्रेंट वर्कर के द्वारा फेस किया जाता है। तो सबसे पहला है कि जो भी माइग्रेशन पॉलिसी है और डेटा है उसकी कमी है, यानी इसमें आपको अफेक्ट देखने को मिलेगा कि जो इंडिया की एबिलिटी है कि वो अपनी पोटेंशियल को यूज़ कर सके, इंडिया को ऑफर किया जाए जो भी इंटरनेशनल लेबर मार्केट के थ्रू है, तो वो भी कमी है। यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट स्टेज प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो जितनी भी कंट्रीज़ को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम आपको माइग्रेंट देखने को मिलेंगे जिनको वीज़ा में
ओवर प्राइस देना पड़ता है, जिनको इन्फॉर्मेशन की इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, जिनकी सैलरी, ओवर टाइम, ये सारी जो डिटेल्स है ये पूरी तरीके से डेटा अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है स्किल डेवलपमेंट की कमी। यहाँ पे मेजर हिंड्रेंस देखा जाता है कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल की ज़रूरत होती है वो कमी है। यहाँ पे 5 कोर एलिमेंट है जिसके थ्रू वर्क फोर्स में जो है ना, ग्लोबल मोबिलिटी के वर्क फोर्स में यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो पहला है कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्लोबल स्टैंडर्ड की तर्ज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे क्रेडिबल असेसमेंट होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क अच्छा से हो, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन हो और जॉब लिंकेज वर्क हो। ओके, नेक्स्ट जो है वो मिनिमम रेफरल वेजेस है, जो गवर्नमेंट है वो फिक्स कर चुकी है कि कितना जो है यहाँ पे मिनिमम रेफरल वेजेस होना चाहिए, जिसके थ्रू आप जितनी भी वेजेस है इंडियन वर्कर के अंदर उनको रेगुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट है कि आपका क्राइसिस में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन अगर हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में देखें तो ये हमारा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है, कोई भी यहाँ पे परमानेंट मैकेनिज्म देखने को मिले जिसके थ्रू जो कंट्रीज़ है वो होस्ट कर रही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वर्कर्स जो है यहाँ पे वो रॉन्ग हैंड में चले जाते हैं, यानी कुछ वर्कर्स जो काम करने के पर्पज़ से दूसरे कंट्री में जाते हैं, लेकिन वो कुछ पैसे के लालच में, कुछ मजबूरी के कारण वो कुछ गलत काम भी करने लगते हैं। यहाँ पे कोई भी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस पॉलिसी नहीं है। अगर आप कहीं भी दूसरे कंट्री में जाके कुछ गलत काम कर रहे हो तो वापस से आपको रिहैबिलिटेट करने की यहाँ पे कोई भी पॉलिसी नहीं है। इन ह्यूमन लिविंग कंडीशन है। अगर हम लोग इरेगुलर इमिग्रेंट वर्कर की बात करें जो गल्फ़ रीजन में रहते हैं, तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हॉरिबल है और उनकी जो वर्किंग जो कंडीशन है ना वो भी जस्टिफाइड नहीं है और उनको बेसिक राइट्स भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। जेंडर और माइग्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे अर्जेंट नीड है कि एक जेंडर सेंसिटिव माइग्रेशन पॉलिसी होनी चाहिए जो कि एक लार्ज ऑब्जेक्टिव पे वर्क करे। ओके, अब कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखते हैं जो भी ओवरसीज़ इंडियंस के वेलफेयर के लिए लिया गया है। तो सबसे पहला है कि मदद पोर्टल, ये एक ऑनलाइन ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक ई पोर्टल है जो कि प्रोवाइड करता है इंडियन सिटीजन्स जो भी अब्रॉड में रहते हैं, और उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो फाइल कर सकते हैं जो भी उनको ग्रीवियंस है, जो भी उनको प्रॉब्लम है। ओके, इंडियन गवर्नमेंट के पास वो ऑनलाइन जो है फाइल कर सकते हैं। दूसरी है कि ओवरसीज़ वर्कर रिसोर्स सेंटर है, यानी 24/7 यहाँ पे आपको टोल फ्री हेल्पलाइन देखने को मिलेगी जो कि दिल्ली में सेटअप किया गया है, और यहाँ पे इमिग्रेंट को और जितने भी इमिग्रेंट है उनको इन्फॉर्मेशन लेने का पूरा अधिकार दिया गया है। प्रवासी भारतीय बीमा योजना 2017 में आया था, और यहाँ पे मैंडेटरी इंश्योरेंस स्कीम है कि ये सेफगार्ड प्रोवाइड करेगी जितने भी इंडियन इमिग्रेंट वर्कर है उनके इंटरेस्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट है कि इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड है, यानी यहाँ पे एम किया जा रहा है और ओवरसीज़ इंडियन नेशनल्स को यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है अगर ऐसा कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है तो। इंडियन वर्कर रिसोर्स सेंटर भी है जो कि ओपन किया गया है होस्ट कंट्री में, और यहाँ पे वन स्टॉप सर्विस जो है प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, असिस्टेंस मिलेगी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सुरक्षा प्रवासी योजना। ये एक वॉलेंट्री स्कीम है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हो और वेलफेयर जो भी इमिग्रेंट वर्कर की है उनको आप देख सकते हो, और जो सोशल सिक्योरिटी है ना वो सब कुछ एड्रेस करा सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्पेस डिप्लोमेसी 2.5। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि हम लोग अगर स्पेस डिप्लोमेसी के पार्ट में देखेंगे तो इंडिया जो है वो सेटअप करेगी 5 ऐसी ग्राउंड स्टेशन, और यहाँ पे 500 टर्मिनल से ज़्यादा होंगे 5 नेबरिंग कंट्रीज़ में, जो कि भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, बांग्लादेश है और श्रीलंका में। तो और ये न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट किया जा रहा है जिसमें कि साउथ एशिया जो सैटेलाइट 2017 में लॉन्च हुई थी उसको एक्सटेंड करके यहाँ पे जो है हेल्प दिया जाएगा जितने भी एप्लीकेशन है, और जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जो टेलीफोन में हो रही है और इंटरनेट के ऊपर हो रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट और टेलीमेडिसिन से रिलेटेड। अब समझते हैं कि स्पेस डिप्लोमेसी कहते किसको है। तो स्पेस डिप्लोमेसी जो है एक आर्ट और प्रैक्टिस है जिसको यूज़ करके, ओके, जिसमें कि आप स्पेस को यूज़ करके इंटरनेशनल रिलेशन हो या फिर कोई भी नेशनल इंटरेस्ट हो उसको कंडक्ट कर सकते हो, यानी उसको आप चला सकते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभा सकते हो। ओके, यानी कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन को आपको मैनेज करना है, कोई भी आपको कुछ अगर बातें करनी है तो आप स्पेस डिप्लोमेसी के थ्रू आप कर सकते हो। लेकिन अब ये देखते हैं और कुछ जानते हैं कि स्पेस जो है वो एक न्यू एरेना आपको इमर्ज होते हुए दिखेगा जो कंपटीशन और कॉपरेशन बढ़ा रही है ग्लोबल पावर के लिए, जिसके थ्रू आप सुप्रीमेसी को कम्पीट भी कर सकते हो और इस्टेब्लिश भी कर सकते हो। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस के लिए, स्टेटस के लिए और प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब कुछ हम लोग देखते हैं कि इंडिया की क्या इनिशिएटिव है स्पेस डिप्लोमेसी में।
तो इंडिया ने सार्क कंट्रीज़ को अलाउ किया है कि वो रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम को ही यूज़ करें, जैसे कि नाविक हो गया हमारा, तो इसको यूज़ करने के लिए उन्होंने कहा है। इंडिया को देखें तो वो कोलैबोरेट की है कुछ अदर कंट्रीज से, जैसे कि निसार हो गई। इंडिया कोलैबोरेट की है नासा के साथ, जब वो चंद्रयान मिशंस में पार्टिसिपेट करने का सोच रही थी, जिसमें कि वो लोग जो है मून में वाटर को खोज के निकाले हैं। डेटा अगर हम लोग इंडियन सैटेलाइट से देखें तो ये फ्रिक्वेंटली शेयर किया जा रहा है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ, जिसके लिए आपको एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च करने को देखने को मिल रही है। ये गुडविल है और यहाँ पे हमारी रिलेशन भी इन्हेंस हो रही है। इसरो टेलीमेट्री के बारे में देखें तो यहाँ पे ट्रैकिंग एंड नेटवर्क है, जिसको कि ISTRAC कहते हैं। ये ऑपरेट करती है 3 इंटरनेशनल स्टेशन में, जैसे ब्रुनई में, इंडोनेशिया में और मॉरिशस में। इसरो की बात करें तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया है इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप सेंटर, जो रिमोट सेंसिंग की है, और ये 2001 में हुई है। उसके बाद अगर हम लोग साउथ एशिया सैटेलाइट जो कि GSAT-9 है, ये एक तरीके का आपका जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि प्रोवाइड करेगा बहुत सारी कम्युनिकेशन एप्लीकेशन ओवर साउथ एशियन कंट्रीज़ में। जैसे अगर कुछ एप्लीकेशंस देखें तो ये टेलीमेडिसिन के फील्ड में, डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में, बैंकिंग और गवर्नेंस और भी सारे फील्ड में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखते हैं स्पेस एज ए टूल इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में स्पेस को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी होगी। जो साउथ एशियन सैटेलाइट है, ये आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए है। यहाँ पे सॉफ्ट पावर जो इंडिया का है वो इन्हेंस होगा, यानी ये इन्हेंस कर पाएगी। और यहाँ पे जो हमारा इंडिया की सॉफ्ट पावर है, वो प्रोजेक्ट और गुडविल जो हम दिखाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वो भी यहाँ पे इन्हेंस होगा। और अगर हम लोग बात करें तो हम लोग चाइना को काउंटर भी कर पाएंगे, क्योंकि चाइना जो है उनके पास एडवांस सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर है, जो कि तिब्बत में है, जो कि यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाती है इंडियन सैटेलाइट को, और वो इसके लिए आपको देखने को मिलेगा कि वो ब्लाइंड है, अंधी है। ग्राउंड स्टेशन की बात करें जो नेबरहुड में है, वो इंडिया हेल्प करेगा कि इंडिया को काउंटर करना, जैसे कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हमारे हर एक जगह पे जो बढ़ते जा रही है, तो वो उससे जो है इंडिया काउंटर कर सकेगी। न्यू एरिया आपको देखने को मिलेगा कॉर्पोरेशन के लिए। स्पेस जो है वो ओपन कर रही है न्यू एरिया, जो कि कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा इंडिया और दूसरे स्टेट के बीच में। अब देखते हैं कि कंसर्न क्या है जो इस स्पेस डिप्लोमेसी से एसोसिएटेड है। तो सबसे पहला है कि लीगल एग्रीमेंट की कमी है। स्पेस जो है एक तरीके का एरिया है जहाँ पे आपको कुछ और नो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो है एग्जिस्ट होते हुए दिखेंगे, जो पीसफुली इसको यूज़ कर सके। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस की बात करें तो वो आउट स्पेस अफेयर्स जो है उन पे वर्क करे, जिसके थ्रू वो पीसफुल यूज़ जो भी आउटर स्पेस है उनको प्रमोट कर सके। लेकिन यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, जैसे NPT है, CTBT है, इस तरीके की कोई भी बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। ओके, दूसरी है कि अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ है काफ़ी नेशंस के बीच में। दूसरी है कि यहाँ पे रिसोर्सेज की जो है वो मिसयूज हो सकती है। यहाँ पे कंसर्न है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो आपको ओवर स्पेंड करते हुए दिखेगी कुछ स्पेस प्रोग्राम में, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रही है। वो अपने जो उनकी जो सिटीजन्स है उनकी बेसिक नीड को पूरा नहीं करते हुए वो स्पेस प्रोग्राम पे ज़्यादा खर्च कर रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं कि वो स्पेस प्रोग्राम पे काफ़ी खर्च करती है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके सिटीजन्स कितना सफ़र करते हैं। ओके, और दूसरी रीज़न अगर कंसर्न देखें तो यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म डेफिनेशंस जो स्पेस बाउंड्री की है वो उसकी भी कमी है, यानी यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा जो सॉवरेन एयर स्पेस के एक्सटेंड के लिए है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे स्पेस वेपनाइजेशंस होती है। जैसे वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस जो है ये काफ़ी एक न्यू टूल है जो कि नेशंस के हाथ में होता है कि वो अपने स्पेस डिप्लोमेसी के फ्यूचर को वो संभाल सके। स्पेस वेपन की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 टाइम्स ज़्यादा लेथल देखने को मिलेंगे जो करंट आपका वेपन है। वेपन कहने की मतलब होती है औजार। ओके, तो स्पेस में आप स्पेस डिप्लोमेसी बढ़ाने का मतलब है कि यहाँ पे स्पेस वेपनाइजेशन को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। अब कुछ रिलेटेड बॉडीज़ के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कमेटी जो कि पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस के लिए है, जैसे कि कॉपस इसको कहते हैं। ये एक तरीके का फॉरम है जो आपका इंटरनेशनल स्पेस लॉ के डेवलपमेंट के लिए है, और इस कमेटी में आपको 5 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ देखने को मिलेंगे। आउटर स्पेस ट्रीटी है, रेस्क्यू एग्रीमेंट है, लिएबिलिटी कन्वेंशन है, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन है और मून एग्रीमेंट है। मून एग्रीमेंट की बात करें तो ये जो है आपका जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है स्टेट ऑफ मून्स और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है उनको गवर्न करती है। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है ऑब्जेक्ट लॉन्च जो भी आउटर स्पेस में होती है। लिएबिलिटी कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल लिएबिलिटीज़ जो है वो जितनी भी डैमेज होती है स्पेस ऑब्जेक्ट से उसके बारे में है। रेस्क्यू एग्रीमेंट देखें तो यहाँ पे रेस्क्यू ऑफ एस्ट्रोनॉट, अगर कोई भी तरीके की दुर्घटना हो जाती है तो एस्ट्रोनॉट्स को किस तरीके से बचाया जाए, एस्ट्रोनॉट को वापस किस तरीके से लाया जाए, इस पे वर्क करती है।
आउटर स्पेस ट्रीटी की बात करें तो ये रेगुलेट करती है जितनी भी आपको एक्सप्लोरेशंस की, जो भी स्टेट में एक्सप्लोरेशंस होता है कोई भी एक्टिविटीज़ में, और जो आउटर स्पेस की यूज़ होती है उसमें इसको हैंडल करती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। तो ये सर्व करती है एज ए सेक्रेटेरिएट, जो आपको कमेटी के लिए देखने को मिलेगी, पीसफुल यूजर्स जो आपके आउटर स्पेस में होते हैं कॉपर्स के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल है आपके सेक्रेटरी जनरल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आपका है APSCO यानी एशिया पैसिफिक स्पेस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक तरीके का ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह ये ऑपरेट करती है। ये फुल इंटरनेशनल लीगल स्टेटस इनको प्रोवाइड किया गया है। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो वो चाइना में है। मेंबर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बांग्लादेश, चाइना, ईरान, मंगोलिया, पाकिस्तान, पेरू, थाईलैंड और टर्की है। इंडोनेशिया जो है ये इसकी सिग्नेटरी स्टेट है और मैक्सिको जो है इसकी ऑब्जर्वर स्टेट है। ओके, इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या क्या होता है। इसमें डेटा को शेयर किया जाता है, इसमें स्पेस कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश की जाती है और यहाँ पे स्पेस ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग होती है। इंडिया को जो है वो कंसीडर करनी चाहिए कि इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी फॉर्म कर सके। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग अपनी टॉपिक देखते हैं वेनेजुएला क्राइसिस 2.6। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि वेनेजुएला जो है यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिल रही है, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है पॉलिटिकल एजेंडा के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल प्राइसेस है ना वो काफ़ी नीचे गिर गई है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मडुरो, उन्होंने अटेम्प्ट लिया है कि इस अपोजिशन को वो रिस्ट्रेन करेंगे। ओके, तो वेनेजुएला अगर आप मैप में देखना चाहते हो तो ये साउथ अमेरिका की मैप है जहाँ पे वेनेजुएला होती है, और वेनेजुएला आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे है। ओके, ये रही वेनेजुएला। ओके, यहाँ पे वेनेजुएला है, ये आपका, ठीक है, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। ओके, अब वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में समझते हैं। यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन था, यानी यहाँ पे एक्सट्रीमली फास्ट और आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन थी, यानी यहाँ पे जो आपकी प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गई थी, जो कि एक बिगेस्ट प्रॉब्लम देखने को मिला वेनेजुएला जो फेस कर रही थी। इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो यहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी काफ़ी हिट हो गई थी। यहाँ पे मेडिसिन बनाना, इक्विपमेंट इनएक्सेसिबल हो चुका था पीपल्स के लिए। अगर करंट क्राइसिस की बात करें तो ये ब्लेम किया जा रहा है जो प्रीवियस रिजिम थी, उन्होंने सब्सिडी ज़्यादा दी, लार्ज स्केल पर नेशनलाइजेशन किया कंपनीज़ का, मिसमैनेजमेंट देखने को मिला फाइनेंस का, और जो मुड्रोस की जो कंपाउंडेड की गई थी मुड्रोस के द्वारा, उसके बारे में देखा गया। यानी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसके कारण जो है यहाँ पे इतना प्रॉब्लम देखने को मिला। और दूसरी जो है पॉलिटिकल क्राइसिस भी देखने को मिल रही है, जो दो फैक्शंस में यहाँ पे निकल कर आए। एक जो है आपका सपोर्ट किया जा रहा है, जो अपोजिशन लीडर थे जो कि यूएस के द्वारा लीड किए जा रहे थे, उनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, और दूसरी जो सपोर्ट की जा रही है वो करंट रिजिम जो कि आपका रशिया और चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है। इंडिया जो है यहाँ पे किसी का भी साइड नहीं लिया है अब तक, लेकिन इस क्राइसिस की क्या इम्पैक्ट है वो देख लेते हैं। ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई है, यानी वेनेजुएला जो है यहाँ पे होम है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट यहाँ पे ऑयल रिजर्व है, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितनी भी ग्लोबल ऑयल सप्लाई मिक्स है उसको कॉम्प्लिकेट कर सके। ओके, तो यहाँ पे इनकी जो है प्राइस काफ़ी हाई हो गए। इंडिया जो है वो आपका वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है वेनेजुएला से, और ये भी अफेक्ट हो गया है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन है और ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। दो न्यू सैंक्शन लगाए गए थे यूएस के द्वारा, जो कि आपको वेनेजुएला को फोर्स किया जा रहा था कि वो ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है चाइना को भेजे, इंडिया को दे और दूसरे एशियन कंट्रीज़ को दे। इसके कारण क्या हुआ है कि वो बेनिफिट दे सकते इंडियन रिफाइनरीज को शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पे मोर कॉम्पिटिटिव प्राइस देखने को मिलेगा जो कि हो सकता था। ओके, और मास माइग्रेशन हुआ है क्योंकि अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मोर देन 1.6 मिलियन जो है वो कंट्री को छोड़ के चले गए हैं इस क्राइसिस से, क्योंकि ये क्राइसिस आपका 2015 में स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे प्रेशर्स बढ़ रहा था जो भी नेबरिंग कंट्री में है। यहाँ पे क्राइम भी रेट भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो कंट्री जो है यहाँ पे पॉवर्टी हो गई है, काफ़ी यहाँ पे क्राइम बढ़ गया है। क्योंकि हालांकि बात यही है, अगर आप जिस कंट्री में देखोगे कि पॉवर्टी रेट हाई है तो उस कंट्री में आपको क्राइम रेट भी हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि गरीबी होती है, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए लोग जो है गलत तरीका अपनाते ही है, क्राइम का रास्ता वो कभी कभी अपना लेते हैं मजबूरी के कारण, तो इसलिए उस कंट्री में क्राइम रेट ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ वेनेजुएला में हुई है कि यहाँ पे इतनी क्राइसिस हो गई है, भूखमरी हो गई है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, लोग जो है अपनी बेसिक चीज़ें एमिनिटीज़ पूरी नहीं कर पा रहे, लोग जो है यहाँ से छोड़कर दूसरे नेबरिंग कंट्री में जा रहे हैं, तो इन सारे के कारण जो है क्राइम रेट भी बढ़ गई है। ओके, तो ये पूरी क्राइसिस है वेनेजुएला का, जो कि काफ़ी न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की चांसेस है। तो यहाँ पे हमारा ये इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग कल जो है इकोनॉमिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और रेट रिकमेंड रिव्यू भी कर दें। और अगर आपको कोई भी तरीके की डाउट है
या क्वेरीज़ है, कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।